हम मानते हैं मोदी, तुम मेरे वालिद को निशाना बनाना चाहते हो। ये खौफ है लश्कर सरगना हाफिज के बेटे का, ये डर है मुंबई हमले की साजिश रचने वाले का, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पल पल अपने वालिद की मौत का डर सता रहा है। वो दहशत के साए में जी रहा है। मुनीर और पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। हाफिज के बेटे तलहा को यह डर इसलिए क्योंकि एक और भारतीय सेना पाकिस्तान में आतंकियों की कब्र खोद रही है। 100 से ज्यादा आतंकियों को दोजख भेज चुकी है, तो दूसरी ओर सीक्रेट किलर आतंकियों का सफाया कर रहा है। एक एक कर आतंक के चेहरों को जहन्नुम भेज रहा है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान में लश्कर का टॉप कमांडर रजुल्लाह निजमानी उर्फ अबू सैफुल्लाह मारा गया। सैफुल्लाह को पाकिस्तान के सिंध में मतली फलकारा चौक के पास गोली मारकर हमलावरों ने जहन्नुम भेज दिया। ये वही सैफुल्लाह था जो 2006 में नागपुर के RSS मुख्यालय पर हुए हमले में शामिल था। इसके अलावा 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में CRPF कैंप पर हुए आतंकी हमले की साजिश रची थी। 2005 में IISc बेंगलुरु पर हमले की साजिश का मास्टरमाइंड था। सैफुल्लाह आतंकियों को घुसपैठ कराने में मदद करता था। नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहा था। पहलगाम अटैक के बाद सैफुल्लाह अंडरग्राउंड था, हाफिज की सलाह पर छिपा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, सीक्रेट किलर ने आतंकी का काम तमाम कर दिया। हाफिज के राइट हैंड को कब्र के अंदर भेज दिया। सैफुल्लाह के मारे जाने से पाकिस्तान की कोर्ट लखपत जेल में बंद हाफिज थर-थर कांपने लगा। सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहाने वाला हाफिज मौत की आहट से डरने लगा। हाफिज को डर इसलिए भी क्योंकि पिछले 3 साल में लश्कर के कई आतंकियों को पाकिस्तान में सीक्रेट किलर ने मौत की नींद सुलाई। 15 मार्च 2025 को झेलम में लश्कर कमांडर अबू कताल मारा गया। इससे पहले 14 अप्रैल 2024 को लाहौर में लश्कर आतंकी आमिर सरफराज ढेर हुआ। वहीं 6 दिसंबर 2023 को कराची में लश्कर आतंकी अदनान अहमद को सीक्रेट किलर ने ढेर कर दिया। नवंबर 2023 में खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर आतंकी अकरम खान मारा गया। 11 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में जैश आतंकी शाहिद लतीफ ढेर हुआ। एक के बाद एक आतंकियों के मारे जाने से हाफिज को भी मौत का डर सताने लगा और आतंक के गढ़ में दहशत तब और बढ़ गई जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बड़ा और सीधा संदेश दिया। India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. संदेश साफ है कि पाकिस्तान आतंकियों को जहां छुपाए, रावलपिंडी या खैबर पख्तूनख्वा, मुनीर की सेना चाहे जहां आतंक के आकाओं को शरण दे, हिंदुस्तान की सेना की नजरों से वो बच नहीं पाएगा। आतंकियों का सफाया होकर रहेगा। अब न लश्कर का कोई कमांडर बचेगा, न ही लश्कर का सरगना हाफिज। पाकिस्तान चाहे जितना भी जोर लगा ले, आतंक का अंत होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ ने जहर उगला है। भारत के डैम के तबाह करने की धमकी दी है। भारत ने पानी अगर रोका तो नहीं बचेंगे भारत के बांध, बांध सलामत नहीं रहेंगे, ये दुनिया जानती है। इससे पहले भी हाफिज सईद, आपको याद होगा, हाफिज सईद ने अपनी धमकी में कहा था कि अगर बांध का पानी रोकोगे तो मोदी हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। इस बात का जिक्र भारत ने जब आतंकी ठिकानों को उड़ाया पाकिस्तान की सरजमी पर, उसके पहले हाफिज सईद पाकिस्तान के लोगों को संबोधित करते हुए इस तरह की बातें कर रहा था। उसके बाद चुन चुन कर 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर भारत ने मिसाइल स्ट्राइक की। तब से लेकर अभी तक हाफिज सईद की आवाज नहीं निकल पाई है, लेकिन अब लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ की आवाज निकली है। और लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ कहते हैं कि अगर भारत ने पानी रोका तो हम भारत के बांधों को तबाह कर देंगे, और ये दुनिया जानती है। सुनिए। वीर भी हमारे, बहुत सख्त सख्त बातें कह रहा हूं और कोई खौफ नहीं है।
जिन डैमों में से तुम पानी रोकोगे फिर वो डैम भी सलामत रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये दुनिया जानेगी। आशिक मीर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, आपको याद होगा यही डैम, यही बांध, यही पानी रोकने को लेकर खुद हाफिज सईद ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मोदी अगर तुम हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। और फिर भारत ने क्या किया? भारत ने मिसाइल हमला किया, मिसाइल अटैक किया, आतंकवादियों की सांसें रोक दी, 9 जगह चिन्हित कर कर हमले किए और तब से लेकर अभी तक हाफिज सईद की आवाज नहीं निकल पा रही। लेकिन अब ये लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ फिर चहकने लगा है। ये सुधरेंगे नहीं क्या? अब इनको भी ठोकना पड़ेगा। देखिए मनोज, बिल्कुल स्पष्ट है जिस तरह से भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया पाकिस्तान के उन टेरर नेटवर्क पर जहां पर आतंकी जो है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेते थे और साथ साथ ऐसे स्पेसिफिक टारगेट किए गए जहां पर आतंक जो है अपना मोर्चा बनाए हुए थे और स्पेसिफिक लोकेशन पर टारगेट सेट किए गए और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। उसके बाद कहीं ना कहीं इन आतंकियों में डर और खौफ जो है वो साफ तौर पर दिख भी रहा है। ये आज ही की बात नहीं है बल्कि इससे पहले भी हाफिज सईद ने कई बातें की थी, लेकिन वो बातें कहा गई सिर्फ पाकिस्तान एक ही चीज कर सकता है, इन आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर या भारत में प्रॉक्सी वॉर ही कर सकता है। जिस तरह पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, हालांकि बदले में जब भारत ने रिटेलिएट किया, सबसे पहले हमने डिप्लोमेटिक तरीके से जो है पानी रोक दिया इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके। उसके बाद हमने डिजिटल स्ट्राइक दी और कहीं ना कहीं लोगों की जो मांग उठ रही थी कि आतंकी ठिकानों पर हमला होना चाहिए और उसके बाद मिलिट्री एक्शन देखने को मिला और इस मिलिट्री एक्शन का पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देश और पूरी दुनिया जान चुकी है कि किस तरह से आतंकी ठिकानों पर जो है हमला किया गया। वजह यही है कि अब जो एक और आतंकी का बयान हम सुन रहे हैं कि अगर पानी रोक दिया जाएगा तो फिर से जो है खून खराबा किया जाएगा, यानी फिर से ये आतंकी जो है पाकिस्तानी सेना की आड़ में जम्मू कश्मीर में घुसेंगे, भारत में घुसेंगे और यहाँ पर इसी तरह निहत्थे लोगों को कत्ल करेंगे। लेकिन भारत की तरफ से जो स्पष्ट किया गया है, अगर ऐसी और कोई गलती पाकिस्तान करता है या पाकिस्तान के आतंकी करते हैं तो इस बार घर में जिसके मारेंगे जिस तरह पहले भी हुआ है और इस बार जो स्पेसिफिक टारगेट बचे हुए आतंकी हैं उनके ऊपर होगा। फिलहाल जिस तरह से हाफिज सईद की लोकेशन को चेंज किया जा रहा है, पहले लाहौर में रखा गया, सेफ सिक्योर जोन में रखा गया और वहां पर पाकिस्तान की सेना जो है हाफिज सईद को गार्ड करती हुई नजर आई। और सबसे बड़ी बात, जो तलहा सईद हाफिज सईद के बेटे हैं उनकी तरफ से भी एक ऐसा बयान आया, उनको भी डर सताने लगा है कि जिस तरह से पाकिस्तान में अनआइडेंटिफाइड गनमैन इन आतंकियों का जो है सफाया कर रहे हैं, उन्हें भी डर सता रहा है कि कहीं मेरे बाप का भी इसी तरह कोई जो है कोई मार ना दे, उसको भी इसी तरह कोई जो है हमलावर जो है उसको मार ना दे। तो इसी के चलते जो है इस तरह के बयान फिलहाल सामने आ रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से जो एक्शन प्लान तैयार किया गया था स्पेसिफिक उन्हीं आतंकी ठिकानों पर, लेकिन जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया, तो उसके बाद भारत की वायुसेना ने तमाम तर एयर बेसिस जो है पाकिस्तान के उनको तबाह किया। यानी जिस तरह से हमारे NSA ने प्लान बनाया था वो प्लान जो है वर्क कर गया हो और दुनिया उसका जो है जीता जागता सबूत देख चुकी है। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशिक मीर का जो विस्तार से जानकारी दे रहे थे। चर्चा करते हैं कि आखिर इस मसले पर क्या किया जाए और क्या नहीं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ कुछ और भी मेहमान मेरे साथ हैं, मैं परिचय करा देना चाहता हूं। आलोक मेहता जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ अमजद अयूब मिर्जा भी मेरे साथ मौजूद होंगे, मेहरान मर्री भी मेरे साथ मौजूद होंगे जो कि बलूच रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन के हैं। और तमाम मेहमानों के साथ मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आलोक मेहता जी के पास मैं चलूंगा। आलोक जी, आज एक आवाज भी निकल कर आई है और वो आवाज इस बात को लेकर निकल कर आई है, इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों को पनाह देने का आरोप लगाया, हाफिज सईद जैसे अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया है और यह कहा गया है कि अमेरिका जब तब्बुर राणा को सौंप सकता है तो हाफिज सईद और लखवी को क्यों नहीं भारत को सौंपा जा सकता है? बहुत ही बड़ा सवाल है और केवल इजराइल इसलिए कि इजराइल हमारा मित्र है, बल्कि यदि अमेरिका के भी कई विशेषज्ञों से भी पूछेंगे, उनके कानूनविदों से पूछेंगे, उनके सांसदों से पूछेंगे
तो वो भी यही बात पाकिस्तान को लेकर दबाव बनाने का सवाल है, क्योंकि जब वही तालिबान को कभी पैदा किया, कभी पाकिस्तानी सेना को अभी भी जिस तरह की कई सुविधाएं मिलती हैं और बकाया हथियार चीन से मिल रहा है, टर्की से मिल रहा है, तो कोई जो भारत कहता रहा है कि आप आतंकवादी देश घोषित करिए और उन लोगों को वापस करिए, देखिए हाफिज सईद के सबूत सारी दुनिया में दिए हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि वो किया हुआ है। बम्बई के या जो अभी देखिए सिंध में आतंकवादियों का एक वहां के आपस की भी लड़ाई चल रही है, भाई या तो वही आपस में लड़के मर जाए जी, वो दिखा दे कि ये मर गया हमारा, ये आतंकवादी आपके देना था, अब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये जो किया जा रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का अभियान है प्रमाणित करता है, क्योंकि पाकिस्तान कह सकता है इजराइल आपका मित्र है, मैं तो कह रहा हूँ वो डिप्लोमेटिक सर्कल में भी हम लोग आते हैं तो ये कहते हैं कि हाँ भाई अच्छा भारत में न्याय है, भारत में तो भले जिसको कह सकते हैं कि आप इससे बड़ा न्याय कोई हो नहीं सकता है, जहां पर उसको कितना ही बड़ा आतंकवादी होगा, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले को भी बाकायदा वकील राम जेठमलानी जैसे वकील खड़े रहे, तो हमारे यहाँ तो कितना ही बड़ा होगा, विदेशी आतंकवादी आया मुंबई में तो उसके लिए भी बाकायदा अदालत ने सुनकर सजा दी। तो हाफिज सईद को जैसे जितने आतंकवादी है नहीं दे तो कल आप मैं फिर से याद दिलाऊंगा, नहीं तो अपने प्रोडक्शन से कहिए, कल सेना के एक प्रमुख ने एक अपने एएनआई तो अपने एजेंसी से हम लोग भी उससे जुड़े हुए हैं, हमारे उनके साथ संबंध है, तो एएनआई का भाई उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सेना को जमीन के अंदर भी जगह नहीं मिलेगी, मैंने इतने अंदर चले जाएंगे पूरी सेना, क्योंकि यदि उन्होंने आतंकवादियों पर खुद नहीं निपटे, यदि उन्होंने उनको नहीं छोड़ा तो सेना तो छोड़िए पूरा पाकिस्तान ही जैसे रसातल में जैसे बिल्कुल ये हमने दिखाया भी अपने दर्शकों को कि सेना ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के अंदर तक हमारी पहुंच है, हमने दिखाया। प्रफुल्ल बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, हाफिज सईद ने भारत पाक तनाव के पहले हाफिज सईद ने एक बयान दिया था, इन्होंने कहा था अपने लोगों को संबोधित करते हुए, पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर भारत में सिंध का पानी, पाकिस्तान में सिंध का पानी रोका गया तो मोदी हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। उसके बाद मोदी जी ने, भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने मिसाइल अटैक कर दी और उसके बाद हाफिज सईद का हलक इतना सूख गया कि तब से लेकर अभी तक कोई बयान आया नहीं है। अब एक लश्कर के कमांडर हैं, वो कहते हैं कि साहब अगर पानी रोका गया तो हम बांध तोड़ देंगे। बख्शी साहब, ये क्या मतलब फिर से सबक सिखाना पड़ेगा क्या? मैं सबसे पहले आपको एक मनोज बात बता दूं बिफोर वी टॉक ऑफ लेसन। ये जो बांध तोड़ने की जो बात है ना, ये हम ध्यान रखें, ये मुंह खोलने से पहले सोच लें, ये जिनीवा कन्वेंशन के तहत बैंड है, इसको डेंजरस फोर्स कहते हैं। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब डैम टूटे थे, आपने डैम बस्टर्स फिल्म भी देखी होगी, उसके बाद जिनीवा कन्वेंशन में ये सब कंट्रीज ने साइन किया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, दैट वी विल नॉट अटैक डैम्स विच आर डिक्लेयर्ड एज डेंजरस कैटेगरी। और ये डैम्स जो हमारे भारत के हैं, दे आर डेंजरस फोर्स कैटेगरी एंड पाकिस्तान हैज साइंड, इंडिया हैज साइंड। तो सबसे पहले ये प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी कैटेगरी पे अटैक करेंगे, ये उनको पता हो जाना चाहिए। और जब डैम पे अटैक होता है तो सारी की सारी एरिया जो होता है ध्वस्त हो जाता है, आपकी फौज, सिविलियन, इंडस्ट्री, सारा का सारा पानी में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भाखड़ा डैम को मॉनसून में तोड़ा जाए तो पूरा नॉर्थ पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया राइट अप टू कृष्णा कावेरी तक, बेसन तक पानी में आ जाएगा। तो ये ध्यान रहे। रॉफ साहब ने बोल तो दिया है पर उनको समझ नहीं आई है बात, तो ये ध्यान रखें। और दूसरी अब बात आप कह रहे हैं, अब पाकिस्तान के पास, हाफिज सईद के पास कोई चारा नहीं है। अभी क्या जो मर्जी बोल दें, इस समय उनको अब चाहिए शरण। पाकिस्तान की आर्मी भी हैरान है, वो भी उनको नहीं छुपा सकती, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन वेपन सिस्टम की मारक क्षमता अब इतनी एक्यूरेट है कि दे विल, अब उनका आर्मी चीफ शेल्टर लेता फिर रहा है, तो हाफिज सईद को वो कैसे बचाएंगे और बाकी लोगों को कैसे बचाएंगे, ये इनको पता होना चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। एंड धमकियां देने से कुछ नहीं होता। अब इंडियन आर्म फोर्सेस का डॉक्ट्रिनल चेंज आ चुका है। वी आर नो मोर दैट सेम ओल्ड 1962 एंड 67 टाइप डॉक्ट्रिन। अब डॉक्ट्रिन चेंज हो गई है। अब पाकिस्तान को भी पता चल गया है, उनके नेबर्स को भी तो पता चल गया है, वो एक्चुअली फाइटिंग टेक्निक अब चेंज करने वाले हैं चाइनीज के साथ मिलके। तो इस बात का हमें एब्सोल्युटली ख्याल रहे। हाँ, हमको अपने डैम्स की रक्षा जरूर करनी पड़ेगी,
कोई पागल आदमी अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो हमारे को उसकी पूरी की पूरी रक्षा करनी पड़ेगी। ये मैं बात बता दूं ये आपको। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। आपने जिनेवा कन्वेंशन का भी जिक्र किया, वहां पर समझौता है, बावजूद अगर पाकिस्तान के आतंकवादी सरेआम पब्लिक के बीच में इस तरह का बयान दे रहे हैं तो क्या पाकिस्तान की सरकार को नहीं दिखते हैं? और अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका के विदेश मंत्रालय को यह दिखाई नहीं देता, तब जबकि अमेरिका इस बात को लेकर श्रेय लेने की कोशिश करता है कि भाई ये सीज फायर हमने कराया है, और अगर सीज फायर ये करा दिया है तो इस तरह के बयान पाकिस्तान से क्यों आ रहे हैं? ब्रजेश कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरी दुनिया ने देखा कि हाफिज सईद का जो बेटा तलदा है उसने कहा कि मोदी मेरे अब्बा को मारना चाहता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की सरकार ने मेरे अब्बा को एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया है। वही मसूद अजहर का हुआ कि मसूद अजहर जहां पर रहता था, हमारी सेना ने सटीक निशाना लगाया, लेकिन मसूद बच गया और उसके परिवार वाले और बाकी आतंकवादी मारे गए। इसका मतलब पाकिस्तान की सेना को, वहां की सरकार को पता था ऐसा को कि इन लोगों को सुरक्षित जगह पर ठहराए। अब इससे बड़ा सबूत क्या है? और जो मारे गए, सरकार ताबूत में लपेटकर अपने झंडे को राजकीय सम्मान दे रही है। तो ट्रंप साहब या अमेरिका जो कि बार बार इस बात का जिक्र करता है, चाइना भी कहता है कि साहब आतंक पे हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, लेकिन आतंक के जिंदा सबूत पूरी दुनिया के सामने हैं। सीज फायर हो गया तो एक संदेश और एक लाइन और एक बयान ये भी हो जाता पाकिस्तान के लिए कि भाई आतंकवादियों को सरेंडर करवाइए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, और जो भारत के जिम्मेदार लोग हैं, हाफिज सईद तो यूएन की लिस्ट में भी है, फिर क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? मनोज जी, बहुत सिंपल आपने सवाल पूछा, मगर उतना ही पेचीदा है ये जी। जैसे नेशन की पॉलिटिक्स होती है काफी कॉम्प्लिकेटेड, तो हम लोग तो देख ही रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। रहा सवाल इन इंसर्जेंट ग्रुप्स का या टेरर ग्रुप्स का और उनकी लीडरशिप का, तो ये तो बयानबाजी करते रहेंगे अपने यहाँ। उनको रिक्रूट चाहिए, उनको प्रोत्साहित करने की। और दूसरी बात उनके साथ जुड़ी हुई है कि ये तो जितने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में हैं, उनकी संख्या अगर आप देखेंगे ना, वो तो 100 से ज़्यादा है। जो हम प्रमुख उनकी बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ उनका तालमेल है, जो हमारे यहाँ तंग कर रहे हैं कई सालों से, उनकी हम बात करें तो वो एक्चुअली नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है। वो पाकिस्तान स्टेट के एक अंग है, प्रमुख अंग है। जैसे दर्शकों ने सुना होगा, रशिया ने यूक्रेन के साथ में चेचेन आर्मी का इस्तेमाल किया। एक और साहब थे, वो मर गए, उनकी प्राइवेट आर्मी थी, उसका इस्तेमाल किया। तो ये कहानी ये है कि पाकिस्तान हमारे साथ एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहा है 1989 से, 35 साल से। और सेना को डायरेक्टली ना लगा करके ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप नाम दे, वो भी बड़े होशियार हैं। एक बैन होता है तो दूसरे नाम पे पहुंच जाता है। तो हिजबुल मुजाहिदीन हो या जैश तो या एलईटी हो, ये अगर हिस्ट्री देखेंगे तो ये रीन्यू होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? पाकिस्तान स्टेट जो है इस्लामिक स्टेट है, पुअर स्टेट है। तो मदरसों से लोगों बच्चों को पकड़ते हैं, इनको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, उनको पैसे देते हैं, आर्मी का संरक्षण देखते हैं, और ये टेरर या एसिमेट्रिक वॉरफेयर हमारे साथ कर रहे हैं 1989 से। तो इनके बयानबाजी छोड़िए, और अमेरिका हमारे लिए क्या करेगा, कोई और हमारे लिए क्या करेगा, हमें खुद करना पड़ेगा। अगर हम देखें 1992 से दाऊद इब्राहिम कहाँ छिपा हुआ? पाकिस्तान में। बॉम्बे टेरर का मास्टरमाइंड है, हमारा आदमी है, हम कुछ नहीं कर पाए थे। ये तो हाल की दशा है पिछले 8-10 सालों में कि थोड़ा हम स्ट्रांग हुए हैं। और आप सुनते हैं कि अनमैन गन ने किसी व्यक्ति, किसी टेररिस्ट को मार दिया, बड़ी खुशी होती है अंदर से जी। तो इसका मतलब है कहीं ना कुछ बदलाव आया है। और जहां तक हमारे पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान का सवाल है, इनको
क्या कहते हैं, जवाब नहीं देना कि उनको मार देंगे, टेरर ग्रुप को मार देंगे, उनके साथ हमको उनके स्टेट को जो उनको प्रोत्साहित करती है उसको जवाब देना है, उसको जवाब देने, और शायद मुझे लगता है कि मोदी भारत साहब ने सरकार कह ने भी बहुत दिया है बेहतर कि तरीके से अगली ये बार जवाब terror भी देने strike की हो। कोशिश की, उसका असर भी दिखाई दिया। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि आतंकी सैफुल्लाह को लेकर बड़ा खुलासा ये कि हाफिज सईद ने सैफुल्लाह को दी थी छुपने की सलाह कि छुप जाओ। हाफिज सईद की हिदायत थी कि अंडरग्राउंड हो जाओ, और आतंकी सैफुल्लाह की सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। 2 दिन पहले आतंकी लश्कर का कमांडर सैफुल्लाह मारा गया है। सैफुल्लाह को आतंकियों ने अंतिम विदाई दी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सैदुल्लाह मारा गया, और सैफुल्लाह जब मारा गया तो उसके पहले लश्कर का जो चीफ है हाफिज सईद, उसने सैफुल्लाह को छुप कर रहने की सलाह दी थी। यानी कि हाफिज सईद जो खुद छुपा हुआ है वो भी ये जानता है कि पता नहीं कौन सी सनसनाती हुई गोली पाकिस्तान के अंदर से ही आएगी और उसके सीधे जाके माथे में लगेगी और वो मारा जाएगा। आपको बता दें कि सैफुल्लाह सिंध प्रांत के बदीन जिले के मतली में रहता था। रविवार को जैसे ही वो अपने घर के बाहर निकला, कुछ दूर गया कि मतली फलाकारा चौक के पास कुछ बंदूकधारियों ने उसे गोली मार दी। सैफुल्लाह जब तक जिंदा था तब तक पाकिस्तानी सेना ने उसे अपना नहीं माना। हर बार उसके पाकिस्तान में होने से इनकार करती रही सेना, लेकिन सैफुल्लाह जैसे ही मरा उसे पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग मिल गया। उसके कफन के ऊपर पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लगाया गया। सैफुल्लाह के जनाजे में सैकड़ों लोग शामिल हुए और उसके लिए आखिरी नमाज पढ़ी गई। सैफुल्लाह को अंतिम विदाई कई आतंकवादियों के साथ सिंध में लश्कर का टॉप कमांडर फैजल नदीम भी आया था। ये तमाम जिंदा सबूत जो दिखाई दे रही हैं। महरान मर्री हमारे साथ मौजूद हैं, बलूच से हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। महरान साहब, ये तमाम संकेत, और मुझे लगता है बलूच तो अभी भी झेल रहा है, यहाँ तक कि बॉर्डर जो टास्क फोर्स है पाकिस्तान की, उसमें आर्मी के, सेना के जवानों से ज्यादा वर्दी में आतंकवादी संगठनों के लोग तैनात रहते हैं। ये गठजोड़ है जो बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना का आतंकवादियों के साथ दिखाई देता है। और हाल के 1-2 दिन पहले जो बैठक हुई है लश्कर की और सेना के लोगों की, वो बताती है कि कुछ तो है जो फिर से रचा जा रहा है। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, शायद पॉपुलर व्यू ना हो और शायद लोग माइंड भी करें, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, ये जो मुझे नजर आ रहा है, ये कोई गठजोड़ सा मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया में हम देखते हैं उनको बहुत बड़ा खौफ लगा हुआ है कि अभी इंडिया बलोचों को सपोर्ट करेगा, जो आज तक उन्होंने नहीं किया। तो उसी खौफ के तहत शायद अंडर द टेबल कोई ऐसे क्वार्टर्स हों जिनके साथ डील करें कि हम आपके आतंकवादियों को खुद ही मार देंगे। ये मैं क्यों कहता हूं कि नामालूम अफराद, नामालूम गनमैन, उनका नाम होता है ISI, तो वही इन काम को कर रहे हैं। मुझे खौफ इस बात का हो रहा है कि उनको डर है कि शायद अभी इंडिया बलूचिस्तान की तहरीक को मदद दे, उससे पहले वो अपने ये कुछ चूजों को मार देंगे। इंक्यूबेटर तो उनकी तरफ है और चूजे पैदा कर देंगे। तो ये इसके तरफ आपके सुनने वालों को इस एंगल को भी देखना चाहिए। हमें ये खौफ भी महसूस हो रहा है, इसलिए कि इंडिया कोई दिलचस्पी बलूचिस्तान में नहीं दिखा रहा है। इधर कुछ ऐसा है कि शायद उधर से कोई कंफर्मेशन मिला हो कि हम आपके आतंकियों को मार देंगे, आप प्लीज बलोचों को ना मदद करें। ये बड़ी बात महरान मर्री करें। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, हालांकि जब 2 देशों के बीच बातचीत होती है तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। निश्चित तौर पर जब सीज फायर हुआ तो भारत ने भी ये शर्त अमेरिका के सामने रखी होगी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, दोनों देशों के DGMO ने बातचीत तो कर ली, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होता तब, जबकि भारत बहुत आगे बढ़ चुका था। भारत चाहता तो पाकिस्तान को धूल चटा देता, भारत चाहता तो कई किलोमीटर अंदर घुसकर झंडा लगा सकता था। लेकिन अगर भारत माना है तो कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिनमें आतंकवाद और पाकिस्तान की सरजमी का जो इस्तेमाल आतंकवादी संगठन कर रहे हैं वो भी एक महत्वपूर्ण होगा। आने वाले समय में शायद उसे लेकर कोई बड़ा संकेत हो। देखिए, ये कह सकते हैं कि हमने मांग तो रखी, आज से नहीं रख रहे हम, तो अमेरिका क्या दुनिया को यही कह रहे हैं कि भाई वो आतंकवादियों को खुद खत्म कर दे, भले जेल भेजे, सजा दे, हमारी तरफ हमारे हमला बंद कर दे हमारे खिलाफ। लेकिन जो अभी हमारे मेहमान कह रहे हैं बलूच भाई, मैं ये तो कहूंगा कि ISI ये भी सही है कुछ हद तक तो कि वो मारे, लेकिन भारत के कहने से जो अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं है वो तो ये है कि जैसे सैफुल्लाह को हाफिज सईद ही बर्बाद है, वो तो अपने परिवार को मारने में उनको क्या, वो तो निर्मम लोग होते हैं।
तो सेना और ये सब सेना के, मैं बल्कि थोड़ा सा ब्रजेश जी की बात का भी थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। वो 89 से नहीं है सर, आप रिकॉर्ड देखिए, जब उन्होंने मुजाहिदीन भेजे, जब उसके बाद तालिबान तैयार किए, तालिबान के नाम बदल करके फिर कश्मीरी बनाने ये बना दिए संस्थाएं, तो सही बात ये है कि वो 89 में, उसके पहले भी अलग अलग भेष में भारत के खिलाफ वहां की सेना और आईएसआई पिछले 50-70 सालों से लगातार हमले करती रही। 89 के बाद बढ़ा दिया, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस बार तो उनका पर्दाफाश पूरी दुनिया में उससे अधिक हो चुका है। पहले भी हुआ, लेकिन इससे ज्यादा हुआ है। और इसलिए मैं ये जरूर मानता हूँ कि वहां के अपने अंदरूनी, इसलिए मैंने भी जिक्र किया था कि वहां अंदरूनी कोई उनके अलग अलग गुट है, वो मार सकते हैं, लेकिन सरकार वहां की सेना के तो कुछ वो है, सैफुल्ला हो, हाफिज सईद हो, या बिल्कुल आपने भी कहा, मैं भी ये बराबर रोज कह रहे हैं कि वो तो सेना के एक अंग हैं, वो आईएसआई के अंग हैं। उनको आप ये कहें कि वो आतंकवादी, नाम कुछ भी रख ले, वो नाम तो बदल जाएगा। और जैसे अभी हाफिज सईद भी मारा जाएगा, तो उसी हाफिज नाम के दूसरा जिसको सामने डालने के लिए काफी समय तक चलाते रहे, अरे वो तो जिन्ना है, कुछ भी कह देंगे, उसका वीडियो चला देंगे। तो वो झूठ बोलने वाला झूठिस्तान, आतंकिस्तान, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए, लेकिन हाँ, असली तरीका यही है कि वो उनको सजा दे सड़क पर। वहां तो कई प्रावधान है, अरब भी तो उनका दोस्त है, सरेआम हाफिज सईद को गोली मारवा दे वो, या उसके बाद उनको जेल में डाल करके कहे कि हम इनको फांसी दे रहे हैं, आदेश दे करके वहां के न्याय के हिसाब से उसको दिलवा दे, तब भी हम मानेंगे। लेकिन ये कि भारत सरकार के कहने से नहीं, वहां की सेना तो आज भी उल्टा सीधे भेज रही है कश्मीर को लेकर के। वो कश्मीर की तरफ आंख जितना उठाएंगे, उतने ही उनके सारे हाथ पैर टूटते और कटते हुए जाएंगे, चाहे वो आतंकवादी हो या सेना के बड़े से बड़े अधिकारी हो। केवल इंतजार करिए कि वहां का सेना अध्यक्ष किस समय भागता है। उसके लिए हवाई पट्टी अभी सब हमने बंद कर रखी है, क्योंकि वहां सब नष्ट कर दिया हमारी आर्मी ने। जिस समय हवाई पट्टी पे वो जाने के लायक अवाक उसका काम करने लाएगा, तब आप देखिएगा अगले कुछ हफ्तों में वो देश से भागने की तैयारी करेगा। जी, इंतजार किया जाएगा कि वो भागता है कि नहीं भागता। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब मौजूद हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि जब राष्ट्र को संबोधित पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक वाक्य कहा था, एक लाइन कही थी, उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो हमारे मदरसों में पढ़ने वाले नौजवानों का इस्तेमाल भी हम इस जंग में कर सकते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि मदरसों में कौन लोग पढ़ रहे हैं, मदरसों में जो हमला किया, जिन मदरसों पर हमला किया, जिन ठिकानों पर हमला किया, वहाँ पर कौन लोग तैयार हो रहे थे। आपका अनुभव क्या कहता है, इस सीज फायर के बाद क्या पाकिस्तान मानेगा, या फिर बेलगाम आतंकी और बेलगाम आतंकी संगठन फिर से कोई बड़ी घटना कर सकते हैं? क्योंकि मसूद अजहर तड़प रहा है बदला लेने के लिए। तो जांच एजेंसियों के पास जानकारी है कि वो बदला लेने के लिए, अपने परिवार का बदला लेने के लिए तड़प रहा है, और डर भी है कि बाहर नहीं निकलना, छुप कर रहना, हो सकता है कि भारत के सेना फिर से न मार दे। देखिए मनोज साहब, बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें अपने को धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी लड़ाई है हिंदू मुसलमान डिवाइड पे। हिंदुस्तान की पैदाइश उसमें थी, कश्मीर की प्रॉब्लम उसमें थी, और ये टोटली टेररिज्म भी उसके ऊपर है। ये तो बात आपको माननी पड़ेगी। पर क्वेश्चन ये सारे मुसलमान नहीं, ओनली रेडिकल इस्लाम की मैं बात कर रहा हूँ, और ये बड़े कम हैं, पर ये इनकी परसेंटेज बात देखी जाए तो बहुत बन जाते हैं बहुत कम वैसे तादाद में। पर ये पाकिस्तान की आर्मी इन्हीं के सहारे वो अपना आतंकवाद फैला रही है, और आतंकवाद फैला रही है स्लीपर सेल जो हिंदुस्तान में है उनके सहारे। वो जो अब आप वो मदरसों में किस एंगल से लेते हैं, वो आपकी मदद तो करेंगे नहीं। लेट मी टेल यू वन थिंग। और ये मदरसे वाले जो हैं, जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं स्लीपर सेल्स के तौर पे, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में जब धमाके हुए थे, जब 8-8 फीट गड्ढे हो गए थे, आईने मार्केट, पहाड़गंज वगैरह में, ये किसने किए थे? जो यहाँ पे आप स्लीपर सेल छुपे हुए हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में स्लीपर सेल छुपे हैं, और कोई भी थानेदार ऐसा नहीं है जो इनकी जगह नहीं जानता। भारत ने अब जो सिंदूर स्टार्ट किया है, ऑपरेशन सिंदूर, ये इनके पकड़ने के लिए किया है। अब इसमें मदरसों की भी चेकिंग होगी, कौन मदरसा कौन टीचिंग प्रोसेस जो ये ऐसे आतंकवादी पैदा कर रहा है, ये भी इसके अंदर तहत आएगा। ये भी तहत में आएगा कि कश्मीरी पंडितों के केस में
कौन इन्वॉल्व थे, उनके घरों में कौन रह रहे हैं, और जो पुरिया आर्म्स ड्रॉप हुआ था उसमें हेडले इन्वॉल्व था, वो किस किस के साथ इन्वॉल्व था, वो भी पाकिस्तानी था। तो ये सारा का सारा अब गेम निकल आ रहा है और बड़ा बहुत आगे तक जाएगा। ये छोटी सी बात नहीं होगी। अब हाफिज सईद वगैरह पूरे जोर लगा देंगे, इनके खिलाफ भी पाकिस्तान की आर्मी काम कर रही है, सारे के सारे नॉट एक्सेप्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी, इनको भी एलिमिनेट किया जा रहा है, पाकिस्तान की आर्मी एलिमिनेट कर रही है इनको। और जो जूनियर एचेलॉन है पाकिस्तान की आर्मी, दे डोंट वांट टेररिज्म, वो कहते हैं हमें भारत से फैसले चाहिए, आप दरवाजे खोलिए, वीसा खोलिए, हमको ये कश्मीर शश्मीर नहीं चाहिए। ये बात अब आर्मी को बड़ी महंगी पड़ रही है। दैट्स वाई आर्मी चीफ डज नॉट नो व्हाट टू डू। उसको अपनी जान के लाड़े पले हुए हैं। वो बलूचिस्तान ने उसको हिला के रख दिया है, वो किसी भी टाइम निकल जाएगा बलूचिस्तान उनके हाथ में। सिंध जा रहा है। दैट इट इज दिस टाइम कि पाकिस्तान की जनता हैज रियलाइज दीज टेररिस्ट, इनको बड़े महंगे पड़े हैं। इनको लेके इनके दुनिया में नाम बदनाम किया, इनके बैंक ट्रेड्स को बदनाम किया। ये अब सरवाइव करना चाहते हैं, इनको एलिमिनेट ये भी करेंगे। तो हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये जितने नाम आप ले रहे हो, इन सबको अपने अब प्रोटेक्शन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। नो कंट्री इज एक्सेप्टिंग देम। कोई इस्लामिक देश इनको नहीं लेने को तैयार। तो पता नहीं कहाँ जाएंगे अभी। जी, डॉक्टर अमजद अयूब साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या मानते हैं। पीयूके से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अमजद, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर के बाद क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सुधरने की कोशिश करेगा, या वो नाटक कर रहा है, वो नौटंकी कर रहा है और बहुत जल्द फिर से वो आतंकी और आतंकी संगठनों की मदद लेगा और पाकिस्तान में, भारत में फिर कोई घटना करेगा? एक बार अमजद साहब एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कितने भोले हैं आप, भोले बादशाह, भोले बादशाह। आप भोले बादशाह हो। ये हो सकता है कभी कि सांप डसने की आदत से बाज आ जाए, ये हो सकता है कभी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पाकिस्तान ऑलरेडी एज वी स्पीक तैयारी कर रहा है। कल और परसों 2 दिन इनके आर्मी के लोग हमारे वहाँ POJK में आए हैं और उन्होंने आके वहाँ पे लश्कर तैयबा के लोगों के साथ मीटिंग की है और रात उधर ही रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो नया चैप्टर तैयार कर रहे हैं। एक हो गया, पहलगाम हो गया, आपने थप्पड़ मार दिया, इन्होंने खा लिया। आपको पता नहीं है कि कुछ ऐसे औलाद होती है जो नाफरमान हो जाती है, वो माँ बाप की बात नहीं सुनते। उनको कहा जाता है भाई 9 बजे से पहले आपने हर रोज़ घर आना है, वो नहीं आते तो उनकी पिटाई होती है। तो वो जब लेट हो जाते हैं तो कहते हैं यार क्या होगा, पिटाई होगी ना, कोई बात नहीं, खा लेंगे 2 चप्पड़। तो पाकिस्तान का भी यही हिसाब है, ये सुधरने वाले नहीं है। देखिए, मैं अगर आप इजाज़त है 2 चीज़ों के ऊपर छोटी सी बात करना चाहता हूँ। बताइए। एक तो मैं बात करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान के अंदर जितनी मस्जिदें हैं, ये मेजॉरिटी मस्जिदें, अब मैं फिगर स्टैटिस्टिकल नहीं है लेकिन यूं लेके पकड़ लो कि तमाम ही मस्जिदें शायद ही कोई होगी जो टेररिज्म का गढ़ नहीं है। ये नर्सरियां हैं जहां पे लोगों के माइंड को दिन में 5 दफ़ा नमाज के लिए फजर से इशा तक बुला के उनके अंदर ये इंडोक्ट्रिनेशन की जाती है कि हिंदुस्तान काफिर है, ग़ज़वा हिंद होगा, हिंदू बुरा है, कश्मीर हमने लेना है, और जहादी ज़ेन बनाते हैं उनका। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं कि ये इंडिया में आप लोगों ने अभी तक मदरसे क्यों बंद नहीं किए? ये क्या लिबार्टियाँ बनाई हुई आपने, दहशतगर्दी की लिबार्टियाँ खोली हुई उधर कि हम टेस्ट कर रहे हैं कौन सा मदरसे से क्या होता है, कौन सा। यार कमाल करते हो। इन मदरसों को बंद करें। हम डसे हुए इन मदरसों के, हमें पता है ये मदरसे कोई यहाँ तालीम शालीम इल्म शिलम नहीं है। इन मदरसों को बंद करें और इनको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में कन्वर्ट करें, भले मुसलमानों के लिए करें, या फिर इनको स्टेट अपने ओनरशिप में लेके इनको स्कूल बनाए। अच्छा, दूसरी बात, इस्लाम में मुझे ये यहाँ पे मरी साहब भी बैठे हैं, मेहरान साहब, इनके वालिद जो थे बहुत बड़े इनकलाबी थे। ये BLA इनके वालिद ही ने शुरुआत की थी इसकी। ये मुझे बताएं
क्या इस्लाम में, इनके वालिद कहते थे कि इस्लाम में मौलवी तो है ही नहीं, ये मौलवी तो अंग्रेजों ने बनाया है। इनके फादर ने लिखा है इसके ऊपर। वली खान साहब जो थे उन्होंने भी लिखा है, खान अब्दुल गफ्फार खान के जो बेटे, उनकी किताब है फैक्ट्स आर फैक्ट्स, उसमें उन्होंने लिखा है कैसे अंग्रेजों ने ये मौलवी की क्लास पैदा की मुसलमानों के अंदर। तो मौलवी खत्म किया जाए, कल सुबह डायरेक्टरेट आ जाए, नो मौलवी, और अगर किसी को सरकारी तनख्वाह दी जा रही है, नो वेजेस, नो नथिंग। देखिए, एक चौकीदार रखे मस्जिद में। मैं आपको ये कोई कैंडिड बात नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्टर बता रहा हूँ। आप एक चौकीदार रखें, जिसको यहाँ यूके में हम कहते हैं जॉइनर होता है स्कूल का, वो स्कूल की देखभाल करता है, सफाई करना, कोई चीज टूट जाए, पंखा टूट जाए उसको ठीक करवाना, टॉयलेट्स की सफाई करना, अंदर वैक्यूम क्लीन करना। एक चौकीदार होना चाहिए मस्जिद में, जो ताला लगा दे मस्जिद को, नमाज के टाइम पे मस्जिद का दरवाजा खोल दे, लोग आए नमाज पढ़ने। बात तो आप पते की कर रहे हैं, बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में भी सुधार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन राजनीतिक भूचाल आ जाता है। आलोक जी, बात तो पते की कर रहे हैं अमजद साहब, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बहुत कुछ देखना पड़ता है भारत में। देखिए, भारत में राष्ट्रीय हस्ती में अभी जो आपने शुरुआत की थी, पाकिस्तान में जो बात कर रहे हैं, वो बहुत भयानक रूप लिया है। यहाँ हुआ है कि यहाँ कई राष्ट्रवादी भी ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, और ये सवाल केवल मस्जिद का नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, कहीं पर भी आप घर बना करके, कहीं लेबोरेटरी लगा करके वही सिखाता रहता है। ये तो तरीका यही है कि इसलिए भारत तो इस बार जो 10 सालों में कोशिश किया है, जो अभियान चल रहा है, जैसा अभी कह रहे थे, नहीं चाहते जो है, यदि उनको सिखाया जाए, उनको पढ़ाया जाए मुस्लिमों को, ये इसीलिए पाकिस्तान की आबादी के खिलाफ युद्ध नहीं है, युद्ध उन लोगों को है जो जहर फैला रहे हैं। उन्हें बिल्कुल सही कहा कि सांप तो डसेगा ही, इसलिए। लेकिन ये सही है कि न मौलवी की जरूरत है, न किसी की जो नमाज पढ़ते हैं वहाँ तो इसीलिए कोई, वहाँ तो मूर्ति भी नहीं होती, तो इसलिए केवल एक किसी ऐसी जगह पर जहाँ वो जैसे नमाज सड़क पे पढ़ते हैं, एयरपोर्ट पर पढ़ते हैं, वहाँ तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। और इस तरह के जो शिक्षा के, भारत में शिक्षा इतने बड़े पैमाने पर है, और यहाँ इसीलिए पहले ग्रांट, ऐसा नहीं है बीजेपी की सरकार थी और वाजपेयी के समय में दे दी गई, उनको भी ग्रांट दी गई, कंप्यूटर लगाइए, पढ़ाइए। लेकिन जो ये गलत जो जहर फैलाते हैं, अरुण शौरी की पूरी किताब आप पढ़िए, उसमें सारे जो अभी हमारे मेहमान कह रहे हैं, पूरी डिटेल्स लिखी हुई है कि क्या पढ़ाया जाता है। मैंने भी पढ़ करके, आप जो अंग्रेजी में हिंदी में दोनों में आया है, तो आप ये देखिए कि इसलिए ये सही है कि ऐसी शिक्षा को रोके। ये तो अभियान मोदी जी चला ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैं कहूँगा अभी भी निशाना होना चाहिए। जहाँ पर अभी भी बम गिराया गया मुजफ्फराबाद में, वो मस्जिद का इलाका, उन्होंने उसको धर्म का मुद्दा बनाते हैं ना, वो लोगों को भड़काने के लिए। देखो मस्जिद पर हमला, जबकि वहाँ पर पूरा अड्डा जब हाफिज सईद का चलता है या किसी उनका आतंकवादियों का चलता है, सब जगह उन्होंने मस्जिदों को, मदरसों को कन्वर्ट कर दिया है। आर्मी के लोगों को काली कश्मीर पर कब्जा करना, भारत के खिलाफ मारना, चीन से पैसे लेकर के, चीन को सब जमीन दे दो, जायदाद दे दो, पूरा सारे समुद्र दे दो, पानी दे दो, और उसके बाद भारत को हमेशा परेशान करो। इसलिए ये लड़ाई उन बच्चों के लिए है जो वहाँ के मदरसों में भी सताए जा करके, मैं तो देख, ड्रग्स उनको दी जाती है, केवल धर्म का नहीं, ड्रग्स के साथ साथ उनका ऐसा माइंड वो कर दिया जाता है ताकि वो कुछ सोच ना सके, समझ ना सके। धर्म और ड्रग्स दो मिला करके उनको भूखा रख के, जैसे भूखे सियार रखते हैं ना भेड़िए, तो भेड़ियों को तैयार करने की कोशिश वो करते हैं, और वो आकर आत्मघाती दस्ते के रूप में पहुंच जाते हैं भारत। इसको रोकने की जरूरत है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव अभिव्यक्त होगा। पहले पाकिस्तान को तो खत्म करिए, हम तो ठीक कर लेंगे, हमारा पड़ोसी भी नहीं है तो उसको देख लेता है भारत में। अब वही जाकर के कहते हैं, देखिए उमर अब्दुल्ला आज बोल रहे हैं, आज ओवैसी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, उनका पहुंच है, उनकी जनता में पकड़ है। हैदराबाद हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे भारत का कोई कोना हो, इसलिए हमारे यहाँ भी पहरेदार हैं, उसी समुदाय से हैं। और वो सब, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के गवर्नर हैं, उनसे ज्यादा कुरान कौन जानता है? कोई मौलवी नहीं जानता भारत का, कोई शाही इमाम नहीं जानता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पाकिस्तान की सेना को ना कुरान से मतलब है, ना उसको धर्म से मतलब है, ना इस्लाम से मतलब है, उसको अपने फायदे से मतलब है, और वो पूरे पाकिस्तान को ठगने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है बलूचिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि हर बार बलूचिस्तान को तो कुरान की कसम दिलाकर भरोसे में लिया और फिर उसको धोखे में दे दिया। मेहरान साहब जी, मुझे ये इतना अफसोस होता है कि नापाक का
दुश्मन आप हो, उसका दुश्मन होता ईरान, उसका ऐसे सबक सिखाता आप हैरान हो जाते हैं। आप लोग तो फिलोसफी करते हैं, दलील देते हैं, बात का बतंगड़ बनाते हैं, कीमे का कचूमर बनाते हैं, पता नहीं होता। इसको डंडा चाहिए। आप क्या बोल रहे हो, दलील दे रहे हो, वो मोहल्ले का लुच्चा है, आप वो बुढ़े चाचा मोहल्ले में जो रहते हैं वो हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन वो पागल बच्चा है, उसको छोड़ देते हैं। ये कैसा एटीट्यूड है जी? बख्शी साहब, महरान साहब बात तो ठीक कह रहे हैं, बस थोड़ी सी चूक हो गई, सीज फायर जल्दी हो गया। अगर अंदर घस में घुसकर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे को टपका लिया जाता तो शायद एक लंबी राहत मिलती। देखिए ऐसा है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी मिलेगी करना बड़ा मुश्किल है। खत्म करने से, देखिए इसमें टिप्पणी मौलवी मारने से नहीं मिलेगी। देखिए टिप्पणी कर बख्शी साहब, देखिए टिप्पणी करना भी बड़ी मुश्किल है। एट द मोमेंट हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो मैं सजेस्ट करूंगा, आप पीओके को लीजिए पहले, आप साथ ही साथ टेररिज्म खत्म करिए और पीओके को लीजिए। असर मजदूर ये जितने मिलकर नाम ही नहीं ले सकता मैं, अगर ये जिंदा हैं या नहीं जिंदा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इनका ऐसा ड्रामा बनाया हुआ है। आप इनको पहले पीओके को लेना शुरू करिए, जिस बेस पे अटैक करते हो उस पर कब्जा करिए धीरे धीरे। आप देखिए 15 दिन में क्या हालत होती है, पाकिस्तान की आर्मी आएगी बाहर लड़ने। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब फिर ट्रंप चाचा आ जाते ना बीच में। नहीं, ट्रंप बीच में अब नहीं आएगा। ट्रंप भी उंगलियां जला चुका है। लास्ट जो स्टेटमेंट बनाई थी उसके बाद उसको इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है, ही इज रियलाइज्ड दैट ही इज बिटन मोर देन ही कैन चू। अब नहीं करेगा वो, तो बात खत्म है। हमें सिर्फ यही करना है, एज ये मिलिट्री ऑपरेशन जल्दी से जल्दी, जब अगस्त पर पाकिस्तान को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 1971 में इंदिरा गांधी ने स्टार्ट करवाया था पाकिस्तान से, ये अब दोबारा भी यही होगा। At moment Pakistan starts now, then we will absolutely finish it off. POK. And POKs are, we don't care anything else. Until and unless the war जब बढ़ जाएगी, तो फिर आपका पास कराची का ब्लॉकेड है, आपके पास सिंध है, then you start off. फिर तो obviously we probably will ask बलोचिस्तान to help us in landing. वहाँ पे भी जाके बीच लैंडिंग करेंगे वहाँ से, तो वो हो सकता है। पर अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव रहे पीओके उसके ऊपर और टेररिज्म, इस पे ध्यान दीजिए। ये पीओके पे ध्यान देना होगा क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूसेंस वहीं पर होता है। संक्षेप में मेहरान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं एक बात कहना चाहूँ, अगर इस दफा हिंदुस्तान ने प्रोएक्टिव नहीं हुआ, हमारा मदद नहीं किया, हम इजराइल को दावत देंगे कि गाजा छोड़ो, बलूचिस्तान आपका है, आप आओ, ऐसे ही बमबारी करो, टोटल पाकिस्तान को फ्लैट करो, हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे साथ में। हम भी कहेंगे, हम भी यही कहेंगे।